जो दुख है, जो गम है, जो टेंशन है, वो आपको 24 घंटे लगातार होता रहे तो आपको कैसा लगेगा आप इमेजिन करिए। तो जिन लोगों के साथ ये नहीं हुआ है वो लोग नहीं समझ पाते डिसऑर्डर को। ब्लैक हेलमेट पहना हुआ एक इंसान दिखना शुरू हो गया तो वो पहले तो बहुत डरा और काफी उससे रिलेटेड रोना धोना और बच्चा बेहोश हो जाना ये भी चल रहा था। इसका आंसर कभी भी एक नहीं होता है। बच्चे को बुली किया होगा तो हो गया, एक आध आंसर नहीं। जनरली देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। डॉक्यूमेंट्री आई थी बुरारी केस, कैसे यहाँ पर इंटरप्ले हुआ है साइकोटिज्म का और डिल्यूजन का, कि हमारे फादर को या हमारे चाचा जी को आवाजें आती हैं या फिर उनको लगता है कि आत्मा, ये बात बाहर नहीं आई। लेडीज को माता आ जाती है, देन उनका अपने आप से कनेक्शन हट जाता है, वो उनको लगता है अंदर से कोई और बोल रहा है, आवाज भी चेंज हो जाती है। कि भूत है, माता चढ़ गई है, उसके लिए कुछ थेरेपीज होती है, कुछ ट्रीटमेंट होता है, करने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर आप अंधविश्वास में चले जाएं विश्वास की जगह और आप बाकी चीजों को नेग्लेक्ट कर दें तब आप सफर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शुभम गौतम। डॉक्टर शुभम गौतम एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आई वुड लाइक कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। यस, सो आई एम डॉक्टर शुभम गौतम। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। तो हम लोग डील करते हैं बहुत बड़ी पॉपुलेशन से जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं। हम लोग जनरल एडल्ट से डील करते हैं जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह से सफ़र कर रहे हैं, जो लोग मैरिटल इश्यूज़ से या फिर रिलेशनशिप इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, ओसीडी से। फिर हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन्स, उससे डील करते हैं। बच्चों में एडीएचडी, ऑटिज़म वगैरह, उनसे डील करते हैं। एंड देन एडिक्शन, सब्सटेंस यूज़, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, सेक्शुअल डिसऑर्डर्स, तो काफ़ी वाइड पॉपुलेशन से डील करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी शुभम कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स? यस, तो मेंटल इलनेस, एक्चुअली साइकेट्रिक डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस जो टर्म है, ये हम लोगों की बनाई हुई या फिर डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की बनाई हुई कोई टर्म नहीं है। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वो एक डेफिनेशन देता है। जो उसकी सरल भाषा में जो उसका मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एनी डिसऑर्डर ऑफ थॉट, इमोशन, बिहेवियर विच विल अफेक्ट योर रिलेशनशिप्स और योर फंक्शनल स्टेटस। मतलब कि आपके विचार, आपके मन या आपके स्वभाव में कोई ऐसा फ़र्क आना जिसकी वजह से आपके रिश्ते या आपकी जो डेली डे टू डे लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मेंटल डिसऑर्डर होता है। ओके, सो आप कह रहे हो हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे फीलिंग्स, इसमें अगर कोई फ़र्क आ जाता है जो पहले हम शायद या जिस लेवल का फील कर रहे थे उससे डेविएट कर जाए, या तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंट हो जाए या उससे कुछ कम होना शुरू हो जाए, अवॉइडेंस में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ वहाँ पर डेविएट करते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। यस, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कई लोग ऐसे बोलेंगे जब हम बात करेंगे ना मेंटल डिसऑर्डर की, कि साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका काम क्या है? कोई दुखी हो उसको बोलो डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस में है, कोई बेचारा परेशान है, कल एग्जाम है, उसको बोलो तुम्हें एंजाइटी है ना? कोई हफ्ते 10 दिन में एक बार शराब पी लेता है तो उसको बोलो भाई तुमको एडिक्शन है। तो ऐसे कुछ मिथ्स है पॉपुलेशन में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी को साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं तो हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ गाइडलाइन होती है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर पे किसी की मृत्यु हो गई है ना, somebody died, somebody very close to you, किसी की डेथ हो गई। उस टाइम पे कैसा फील होता है? खाने का मन नहीं करता है, नींद नहीं आती है, कोई इंसान हंसी मजाक करे तो बात करने का मन नहीं करता है, रोना आ जाता है, ख्याल आते रहते हैं। ऐसे ख्याल आते हैं मैं शायद और अच्छा बेटा होता तो, हाँ, या फिर शायद अच्छा पोता होता तो, इस टाइप के ख्याल आते हैं। तो ये सब जो थॉट्स है, ये अगर 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाए या कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाए या इस टाइप के इंसिडेंट के बाद हो तो इसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं बोलते, ठीक है। तो अगर जो उस टाइम पे आपको फील हो रहा है, जैसा वो जो जब मृत्यु हुई है, जब खराब लग रहा है, जब इतना खराब जो बुरा लगता है, आप इमेजिन करिए कि वैसी फीलिंग
कुछ लोगों को 24 घंटे, महीनों महीनों, सालों सालों होती है, तो वो इंसान कितना सफ़र करेगा। तो जब इस टाइप का एक परवेसिव पैटर्न बोलते हैं हम लोग, मतलब कि रेगुलरली ऐसा लग रहा है, तब हम उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। हमारे जो भी डिसऑर्डर्स है सबकी गाइडलाइन है, 14 दिन है या 7 दिन है, 6 महीने है, 1 साल है, तब हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई दुख में आया और हमने उसको बोल दिया भाई तुमको डिप्रेशन है, तुमको दवाई खाना है, नहीं। एंजाइटी है, तो एंजाइटी में क्या होता है कि जैसे बोलते हैं डर लगता है हम लोगों को। मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, अगले दिन एग्जाम है, सुबह सुबह एक चैप्टर छूट गया उसका, उसको डर लगेगा, है ना। आपकी ट्रेन छूट रही है, आपको डर लगेगा। सामने शेर आ गया तो मौत का डर लगेगा। उस टाइप का जो डर है, जो शरीर में पसीने छूटते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं शरीर में, जो डर लगता है उस टाइम पे, वैसा डर कुछ लोगों को कंटिन्यूसली लगता है। अच्छा, तो वो सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। तो ऐसे सबके अपने अपने क्राइटेरिया है, डेफिनेशन है। अच्छा, और एक इसमें बात क्या आती है कि जैसे मान लीजिए कोई फैमिली में है, चाचा जी हैं या कोई है, तो वो बोलेंगे कि हमारे टाइम पे तो किसी को नहीं होता था ये सब, है ना। तुम लोगों को तो रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, अच्छा खासा तुम्हारे पास गाड़ी है, सब है, हमने तो इतने कष्ट देखे हैं, है ना। गाँव में तो, हमारे गाँव में तो किसी को नहीं हुआ। तो आप उनसे पूछो कि पर आप बताते थे नरेंद्र अंकल थे गाँव में, वो नदी में कूद के उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, तो वो बोलेंगे उनका तो क्या रीज़न था, उन्होंने क्यों आत्महत्या की, उनके कुछ ये थे, कर्जे वगैरह थे, उस चक्कर में किया। कर्जे आपके ऊपर भी थे, कष्ट आपने भी देखे, नरेंद्र जी ने भी देखे, तो क्यों उनको सुसाइड करना पड़ा, क्यों वो डिप्रेशन में गए, क्यों बाकी लोग नहीं गए। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर आते हैं, बायो साइको सोशल फैक्टर बोलते हैं हम लोग। कुछ लोगों का जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होता है, कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, सोशल एनवायरनमेंट होता है। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर किसी खराब परिस्थिति में है तो वो डिप्रेशन में जाएगा। हो सकता है किसी इंसान ने बहुत खराब परिस्थिति देखी हो, उसके घर पे सबकी मृत्यु हो जाए, उसके ऊपर कर्जे भी हो, फिर भी वो डिप्रेशन में ना जाए। और हो सकता है किसी के घर पे, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 घर हैं, 10 गाड़ियां हैं, वो भी डिप्रेशन में। राइट, सो ट्रू। तो द पॉइंट इज दैट इट इज अ डिसऑर्डर। ओके, सो जब हम चीज़ों के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और जब हमारी मेंटल स्थिति बोला जाए वो जब बिगड़ने लगती है और हम शायद हमारा ब्रेन के ऊपर से कंट्रोल जाने लगता है, तो ऐसे में हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। इज इट ट्रू? या दैट इज वेरी ट्रू एक्चुअली। जो आपने एक पार्ट बोला ना, जो कंट्रोल छूट जाता है, हाँ, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। राइट। मतलब अगर किसी को दुख है, टेंशन है, स्ट्रेस है, पर वो सोच पा रहा है, समाधान कर पा रहा है चीज़ों का, परिस्थितियों का, तो वहाँ पे डिसऑर्डर नहीं आता है। होता क्या है कि जब किसी को सीवियर डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है, उस स्टेट में, जब मेंटल स्टेट में इंसान होता है, तो उनके थॉट्स इस स्पीड पे आ रहे होते हैं, इस टाइप के थॉट्स आ रहे होते हैं कि वो समाधान करने की परिस्थिति में नहीं होते हैं। और होता क्या है, तब बाकी लोग उनको बोलते हैं कि भाई तुम बैठे हुए हो खाली, तुम कुछ काम करो, तुम जाओ भागने जाओ, या फिर तुम इसका सोल्यूशन निकालो, कुछ काम करो, पैसा कमाओ। बट उस टाइम पे जो थॉट्स आते हैं वो ऐसे होते हैं, वो कंट्रोलेबल नहीं होते। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमारी एक रिसेंटली हॉस्पिटल में एक बच्ची आई थी, 14 साल की बच्ची है वो। तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अच्छा। ठीक है, उसने अपना हाथ काट लिया, फिर उसने, उसके पास कोई दवाई रखी हुई थी, उसकी 30 दवाइयाँ खा ली, जैसे तैसे आईसीयू में ले जाके उसको बचाया। अब उसको कैसा लग रहा है, जब वो घर में, जब मैंने उसको बोला कि अच्छा मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, उसके घर वालों को मैंने बाहर भेजा, उसको इस बात का गिल्ट लग रहा है कि मेरी वजह से डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को बाहर भेजा है, मैं ख़राब बेटी हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, हर चीज़ में उसको लग रहा है मैं ही ख़राब हूँ, मेरी वजह से ही सब परेशान है, मैं बर्डन हूँ, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, बाकी लोग खुश होंगे। इस परिस्थिति में, ऐसे मेंटल स्टेट में एक्चुअल चीज़ों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसे स्टेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट। एक आई थिंक लोग ये भी जानना चाहते हैं सर कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, कब उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कब उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सो कैन यू टेल अवर? यस। तो एक मेन डिफरेंस ये है कि एक वर्ड है साइकियाट्रिस्ट, एक है साइकोलॉजिस्ट। तो पहली बात और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि साइकियाट्रिस्ट कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। अगर इंडिया में आप साइकियाट्रिस्ट बन रहे हैं तो आपने पहले MBBS की
डिग्री करी होगी, उसके बाद आपने एमडी या डीपीएम या डीएनबी जो भी सेकेंडरी डिग्री आपने करी होगी, तो आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं एज अ साइकेट्रिस्ट, तो उनको लाइसेंस है दवाई लिखने का। जो साइकोलॉजिस्ट है उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है, बट उनको दवाई लिखने का लाइसेंस नहीं है। जहाँ तक बात है किसके पास जाना चाहिए, तो देखिए सारे लोग मेंटल हेल्थ में ट्रेंड हैं, इन दोनों कैटेगरी को हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं। तो आप किसी को पास भी जाएंगे तो आपको जो रेलिवेंट है वो आपको खुद भेज देंगे। बट जनरली अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर्स हैं जिनमें दवाई की सख्त ज़रूरत है वो साइकेट्रिस्ट ज़्यादा डील करते हैं, क्योंकि उसमें दवाई का रोल है। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो थेरेपी पार्ट, टेस्टिंग पार्ट जो थेरेपी है उसमें ज़्यादा डील करते हैं। तो जो माइल्डर डिसऑर्डर है या जैसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं या किसी को मैरिटल इशू है, रिलेशनशिप इशू है, वो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या फिर वो थेरेपी ले, चाहे वो साइकेट्रिस्ट दे या साइकोलॉजिस्ट दे, तो थेरेपी से दे विल गेट बेनिफिटेड, दे माइट नॉट नीड मेडिकेशन। राइट। सो मतलब अगर किसी को स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं, चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो अगर ये लंबे समय तक रहेंगी तो ये इट माइट टर्न इनटू अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर वो फर्स्ट एड के तौर पर साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम कि वो चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, फर्दर एस्केलेट नहीं होंगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट बोला। एक्चुअली देखो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ छोटा सा। तो क्या होता है कि बहुत लोग, अगर आप लोग देखेंगे ना थेरेपी काउंसलिंग, तो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन करके एक वर्ड होता है, वो बहुत बाउंस किया जाता है। क्या होता है डिस्टॉर्शन? अभी जैसे आपका मान लीजिए एक मीटिंग है ना, मीटिंग में आपका एक पॉइंट छूट गया, आपका दिमाग अगले 10 मिनट यही रहेगा कि वो पॉइंट तो ना पूछ ले मेरे से। अच्छा, उसकी संभावना जो है उस पॉइंट को पूछने की वो बहुत कम है, बट उस टाइम में आपका माइंड उसी की वजह से परेशान है। या मान लीजिए आप हाउसवाइफ है, आपके घर पे लोग आ रहे हैं, है ना, आपने खाने की 6 आइटम बनाई, जो आपका मीठी डिश है उसमें चीनी थोड़ी कम पड़ गई, आपका दिमाग रहेगा इस पे ना ध्यान चला जाए, चीनी पे ना चला जाए, उसकी संभावना बहुत कम है 6-8। तो हमारा माइंड हमारे साथ खेलता है कभी कभी, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो जो आपने बोला कि रिलेशनशिप ट्रबल्स है, इनिशियल फेजेस है, जब लोग स्ट्रेस में है या परेशान है, तब उनका माइंड उनके साथ खेलना चालू करता है। राइट। अगर आप उस टाइम पे एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, वेदर इट इज अ साइकियाट्रिस्ट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ साइकोथेरेपिस्ट, तो दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि आपका माइंड कहाँ खेल रहा है आपके साथ। तो ये तो मुझे लगता है थेरेपी से नुकसान तो किसी को भी नहीं है। राइट। और एक ये भी लोग क्या सोचते हैं कई बार कि यार हम लोग इतने बड़े बिजनेस के मालिक हैं, हम इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमें क्या ज़रूरत है थेरेपी की, हमें ऐसा क्या बता देगा डॉक्टर, वो तो हमसे 10 साल छोटा है या फिर उसने क्या देखा है लाइफ में। बट ये बात समझनी ज़रूरी है, कोई भी थेरेपिस्ट साइकियाट्रिस्ट आपको जीवन सिखाएगा नहीं कि जीवन कैसा, कोई आपको बताएगा नहीं। हम लोगों का जो साइंस है उसमें हमें पता होता है कि माइंड कब ट्रिक्स खेल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके आपको बताते हैं। तो इसीलिए जैसे आपने बोला कि अगर इनिशियल स्टेजेस में थेरेपिस्ट के पास जाएं तो बहुत लोग प्रिवेंट हो जाएंगे, वरना फिर आगे जो सुसाइड्स हैं और इतने ज़्यादा कॉमन है वो इशू। जैसे अभी बच्चे हैं तो जो आपका एनसीआर भी होता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है, उसके डेटा के हिसाब से हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। तो अभी अगर हम आज 40 मिनट बात करेंगे, इस बीच में एक स्टूडेंट सुसाइड कर चुका होगा। सो ट्रू सर। कोटा में तो वैसे ही स्टूडेंट्स के, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, और हम देखते ही हैं कि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा सुसाइडल केसेस हैं। जो बच्चे स्टडीज़ करते हैं उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा वो लोग लेते हैं। राइट सर। सर एक चीज़ जो और चैलेंजिंग है इंडिया के अंदर, दैट इज़ स्टिग्मा ऑफ मेंटल हेल्थ। और ये बोला जाता है कि ये कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है, राइट। और दूसरी एक चीज़ और बोली जाती है कि हम लेबल कर देते हैं, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेबल कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और ये एक नेक्सस है जो दवाई कंपनियों का है। खासकर मैंने एक पॉडकास्ट सुना था कुछ टाइम पहले, तो द लेडी वाज टॉकिंग अबाउट कि अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो चाहती हैं कि इस तरीके से लोगों को इस लेबलिंग करना सिखाया जाए ताकि वो छोटी छोटी बातों में लेबल करें और उनकी दवाइयों के कंजम्पशन बढ़े। तो वो जापान में उन्होंने ये खेल खेला है कि डिप्रेशन, पहले पता भी नहीं होता था लोगों को डिप्रेशन क्या होता है, नाउ हर एक जना जो है बहुत जल्दी कुछ सिम्टम्स देख करके लेबल करने लग जाता है। या इंडिया के अंदर भी ये चल रहा है कि छोटा सा कुछ हुआ नहीं तो लेबल करते हैं। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस सर? तो पहली चीज़ तो ये जाननी ज़रूरी है कि अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं या आप एक कॉलेज में स्टूडेंट हैं और आपके 100 कॉलीग्स हैं,
100 एम्प्लॉयज़ है या फिर 100 स्टूडेंट है, उन 100 लोगों में 14 लोगों को डेफिनेटली मेंटल इलनेस है। आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको बताएं ना बताएं, 14 लोगों, 13.7 टू बी एग्जैक्ट, इतने लोगों को मेंटल इलनेस है। दैट कैन बी एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज। अच्छा, अगर इनमें से 10 लोगों को हम देखें तो ये 10 लोगों में 8 लोग लाइफ में कभी भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा इतना है ना, लोगों को पता नहीं है कि ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, ये एडिक्शन है, तो वो जाएंगे ही नहीं और वो सफ़र करेंगे। ये जो मैंने स्टेटिस्टिक्स बताई आपको, ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार बताई है आपको, जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, 2015-16 में ये कंडक्ट हुआ था। तो ये लेवल अभी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने बोली लेबलिंग की, इसमें एक्चुअली क्या है कि एक मूवमेंट हुआ था, एंटी साइकेट्री मूवमेंट हुआ था, और कई सारे लोगों का यही कहना है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि किसी को भी अगर थोड़ा दुख हो तो डिप्रेशन बोल देते हैं या फिर उसको एडिक्शन बोल देते हैं। ये है एक्चुअली क्या है कि जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो ये देख के बनाए गए हैं कि कब इंसान इतना सफ़र कर रहा है कि वो नॉर्मल से बाहर है। राइट। ओके, तो जैसे कि अगर दुख है किसी को, 1-2 दिन इंसान दुखी है, उसको नींद नहीं आई, उसको हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा दुख है और वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है, रोज़ है, परवेसिव है, तब हम उसको डिप्रेशन बोलेंगे। अगर किसी को डर लगा, शाम को अगले दिन एग्जाम है और उसको एग्जाम के बाद एक आध दिन नींद नहीं आई, अगले दिन वो ठीक हो गया, तो हम उसको एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। जब वो रेगुलरली चलता है, परवेसिव होता है, तब हम बोलते हैं। स्टडीज हुई हैं, ये पाया गया है कि इन लोगों में एक केमिकल होता है, रसायन होता है जो कम होता है, सेरोटोनिन। तो अब हम लोग तो अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं, बट केमिकल तो झूठ नहीं बोलेगा ना, ब्रेन के अंदर जो केमिकल है। तो ऐसे डिसऑर्डर बोले जाते हैं। तो डिसऑर्डर ऐसा, अगर एक प्रॉपर इनकी डेफिनेशंस होती हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया होते हैं, उस बेसिस पे बोला जाता है कि ये डिसऑर्डर है। आप भी समझो, आप देखो, कोई जो भी लोग इसको देख रहे हैं पॉडकास्ट को, दुख सबको होता है, हाँ, डर सबको लगता है, और कई लोग 15 दिन में, महीने में 1-2 बार शराब पीते हैं या फिर कभी सिगरेट पी लेते हैं, कभी कुछ सब्सटेंस लेते हैं। तो अगर वैसा फीलिंग, जो दुख है, जो गम है, जो टेंशन है, वो आपको 24 घंटे लगातार होता रहे तो आपको कैसा लगेगा, आप इमेजिन करिए। हाँ, तो जिन लोगों के साथ ये नहीं हुआ है वो लोग नहीं समझ पाते डिसऑर्डर को। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब माइल्ड डिसऑर्डर्स हैं जो ज़्यादातर, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। अब जब किसी को थोड़ा डिप्रेशन है, माइल्ड है या माइल्ड एंजाइटी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, बोलते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो, नहीं तो आप योगा मेडिटेशन करिए, डाइट चेंज करिए, लोगों के साथ बाहर जाइए। हम लोग भी यही बोलते हैं, राइट, है ना। जो माइल्ड डिसऑर्डर्स है, जो हमारी गाइडलाइंस है, वो भी हमें भी यही बोलती हैं कि आप प्रमोट करिए कि अपने दोस्तों के साथ घूमें, आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। ऐसा नहीं है कि हम उन लोगों को भी दवाई पकड़ा देंगे ना। राइट। तो इसीलिए माइल्ड डिसऑर्डर तक बात समझ आती है, ये आती है। यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर इलनेस आ जाता है ना। जब इंसान को 24 घंटे गम है, वो बिना बात के रो रहा है, हर बात का गिल्ट है ना, 24 घंटे उसको डर लग रहा है जैसे कुछ हो जाएगा, पसीने छूट रहे हैं, वहां पे इंसान को, जो साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जब वो समझ नहीं पाते तब वो अपना कुछ एडवाइस देंगे कि ऐसा करो, या कुछ तुम बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो, ऐसा कुछ करो। वहां पे इशू आ जाता है, तब वो पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, है ना। दूसरा क्या है, हम लोग पेशेंट को नहीं बोलते हैं। हम लोग, जैसे आपने बोला ना कि हम लेबल कर रहे हैं, तो पेशेंट हमारे पास जब आ रहा है तब हम लेबल कर रहे हैं। जब उसको जरूरत लग रही है तभी वो आ रहा है, तब वो आ रहा है। राइट। ऐसे तो कोई नहीं आएगा जब जिसको ज़रूरत लगती है, जिसको समझ में आता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो हैंडल नहीं हो रहा है। और वैसे भी स्टिग्मा इतना है कि नॉर्मली तो लोग शायद एक मॉडरेट लेवल तक तो जाना भी नहीं चाहते। जब सिवियरिटी में पहुंचती हैं चीज़ें, मैंने देखा है, तब लोग साइकेट्रिस्ट को कनेक्ट करना पसंद करते हैं। अदरवाइज तो वो मॉडरेट लेवल तक भी अपने आप चीज़ों के साथ कोप अप कर रहे होते हैं, अपने आप डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यस, जो आपने एक जो वर्ड है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, एक वर्ड होता है फंक्शनल इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो आपकी डेली की जीवन शैली है, राइट, रोजमर्रा की, जिसमें आपका काम करना है, आपका पर्सनल केयर, ब्रश करना, नहाना, फिर तीसरा पार्ट आपके जो रिश्ते हैं, आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चे के साथ, जो भी हैं, आप जितनी देर बात करते हैं या 10 दिन में बाहर जाते हैं, मूवी पे जाते हैं, ये सारे जो आपकी जीवन शैलियाँ हैं, इनमें जब कोई फर्क दिखे तब हम सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है।
अगर एक आध दिन कोई नहीं सोया है या एक आध दिन उसने अपने बच्चों से बात नहीं करी तो उसको साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। तो ये एक मार्कर है। ये आप कोई भी हमारी किताब उठाएंगे, चाहे वो DSM-5 है, ICD-11 है, ये फंक्शनैलिटी क्राइटेरिया आपको हर जगह मिलेगा। ओके, राइट सर। तो सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मुझे पेरेंट्स ने कनेक्ट किया, उनका बेटा जो है वो 8-9 साल का है भाई, और कुछ टाइम पहले तक, मतलब 6 महीने पहले तक वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी हैप्पी चाइल्ड था, खेलता कूदता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एंड ही वाज वेल एडजस्टेड चाइल्ड अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। अचानक से उसको एक दिन बहुत बुखार आया, फिर बुखार ठीक नहीं हुआ 2-3 दिन, देन पेट में दर्द होना शुरू हुआ, पेट दर्द भी बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में भर्ती भी रहा, और उसके बाद जो है सारे टेस्ट हुए उसके, सर दर्द बहुत ज़्यादा, MRI वगैरह, CT स्कैन वगैरह, पेट से रिलेटेड सारा करा लिया उसका, सारे टेस्ट करा दिए, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं उसके, बट उसको क्या है, ये अभी सर दर्द नहीं जा रहा है, पेट दर्द नहीं जा रहा है, वो स्टिल है। बीच में एक फिनोमेना शुरू हुआ उसके साथ कि उसको ब्लैक हेलमेट पहना हुआ एक इंसान दिखना शुरू हो गया। तो वो पहले तो बहुत डरा और काफ़ी उससे रिलेटेड रोना धोना और बच्चा बेहोश हो जाना ये भी चल रहा था। फिर उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ है भी, थोड़ा झाड़ फूँक कराना, थोड़ा सा दुआ और फिर थोड़ा दवा पे पेरेंट्स जाते ही हैं, तो उन्होंने इसमें झाड़ फूँक वगैरह कराई। तो उसके बाद बच्चा कह रहा है कि उसको वो हेलमेट वाला इंसान तो दिखना बंद हो गया, पर उसके पेट वाले सिम्टम्स और उसके जो सर दर्द है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो पिछले 3-4-5 महीने से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है और पेरेंट्स बहुत परेशान है उसकी वजह से। दे सेड कि हम छोटे बेटे को भी नहीं भेज पा रहे बिकॉज वो इतना डिसफंक्शनल हो गए हैं, वो कभी भी गिर जाता है, पर तो वो लोग को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है उसका। सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट सर, क्या चल रहा है, इज इट साइकोसोमैटिक और क्या है यहाँ पर? राइट, तो इसका आंसर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने या जो लोग देख भी रहे हैं, कभी भी अगर आपकी कोई सिचुएशन है जिसमें कोई स्ट्रेस है आपको, कोई भी टेंशन है आपको, चाहे वो आपकी कोई मीटिंग हो या घर पे रिलेटिव्स आ रहे हो, या फिर इस टाइप की कोई भी सिचुएशन में सर दर्द बहुत कॉमन है, हेडेक। कई लोग बोलते हैं ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज मुझे तंग मत करो, मेरे से बात मत करो, कल पूरे दिन सर दर्द रहा मुझे। अब जब सर दर्द का कोई कारण तो नहीं है उस टाइम पे, मतलब अगर आप मेडिकली देखें, ना तो कोई ब्रेन में ट्यूमर है, ना कोई फीवर है, ना कोई इन्फेक्शन है, एक चीज़ कॉमन है, स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस हुआ, आपके सर में दर्द हो गया, कैसे? ठीक है। और आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं हमें ज़्यादा टेंशन होती है तो हमें गैस हो जाती है, हमें एसिडिटी हो जाती है, या फिर कई लोगों को मोशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है स्ट्रेस में। कैसे? कोई रिलेशन है? राइट, पर आजकल तो गट और स्ट्रेस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताते हैं। तो एक्चुअली जो लेमैन है, जो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई माइंड का अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दुखी है, टेंशन है, तो वो यहाँ पे है, वो शरीर में थोड़ी होगा। बट लोगों को ये नहीं पता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत सारे शरीर में ऐसे सिम्टम्स ला सकता है ना, जो कि डिफाइंड है एज साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हमें पता होते हैं, इनको सोमैटिक सिम्टम्स बोलते हैं, जैसा आपने बोला साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, बट जनरल पॉपुलेशन को नहीं पता है। बट अगर जनरल पॉपुलेशन को समझना है तो छोटी सी बात यही है कि आपको टेंशन होने पे सर दर्द क्यों हो रहा है भाई, आपको पेट दर्द क्यों हो रहा है, आपको गैस क्यों हो रही है टेंशन होने पे? बच्चा टेंशन भी कोई बता नहीं रहा है। बड़ी सबसे बड़ी बात है कि कोई स्ट्रेसर बच्चे ने नहीं बताया। बच्चे ने, माँ बाप ने बोला कि पढ़ाई में भी अच्छा है ये, और कभी भी इसको पढ़ाई की टेंशन ही नहीं रही है, बिकॉज वो खुद से आगे बढ़ करके काफी अपना मोटिवेशन के साथ। ये आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बोला है। तो अभी क्या होता है कि 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक टाइप के लोग होते हैं जो जब उनको परेशान होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो वो बात करते हैं, उसको बयां करते हैं, रोते हैं, या कॉल किया, अपनी सहेलियों को कॉल किया या फिर अपने रिलेटिव्स को कॉल किया और बताया ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड मेरे को परेशान कर रहा है, मैं दुखी हूँ, उसने आज भी मारा, या फिर पति बता रहा है कि मेरे जॉब में ये इशू चल रहा है, वो चल रहा है, बता रहा है। एक टाइप के लोग हैं जो कि इस बारे में बात नहीं करते हैं। Right. और हमारे कल्चर में एक छोटा सा इशू कुछ जगहों पे ये है कि थोड़ा गैप आ गया है। तो कई बार बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बताते हैं क्या इशू चल रहा है उनके कॉलेज में या स्कूल में, या फिर माँ बाप नहीं बताते हैं
है ना। तो जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि छोड़ो मिट्टी पाओ बोलते हैं पंजाबी में, है ना, मिट्टी पाओ, या छोड़ो क्यों सोचना है किसी चीज के बारे में, तो आपको लगता है उस टाइम पे कि वो समस्या चली गई, पर वो कहीं नहीं जाती है। वो आपके कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। ओके, जब वो अनकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वहां से आपको सरदर्द, रात को नींद ना आना, पसीना छूटना, या जैसे आपने जो सिम्टम बताया वो है। अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों का कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने की जो क्षमता है वो इतनी नहीं होती है कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है छोटी मोटी स्कूल में तो उसको समझ पाए और सोचे कि उसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो इसीलिए बच्चों में ज़्यादा कॉमन है कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे चली जाएगी और ऐसी चीज़ें आएंगी। जैसे कि एक कॉमन उदाहरण ये है कि कई बार आपका बच्चा आपको बोलेगा कि आज मुझे बुखार हो रहा है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। कोई और रीज़न हो सकता है उसका, हो सकता है उसको भी नहीं पता क्या रीजन है, बट वो जो बॉडी में स्ट्रेस है या जो ख्याल है, अगर वो नहीं समझ पा रहे लोग तो वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। एक और एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जनरली औरतें होती हैं जो कि मिडिल एज में होंगी या 40 साल की, वो बोलेंगे हमें नींद नहीं आती। आपने सुना है कितने सारे पेशेंट्स आपके होंगे जो बोलेंगे हमें नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही नींद? भगवान ने आपको खाने की क्षमता, नींद की क्षमता हर इंसान को दी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत दिन से नहीं आ रही है, तो मेजॉरिटी केस में आपको अंडरलाइंग एंजाइटी, डिप्रेशन है। ओके, आप बोलोगे मेरे को कोई थॉट नहीं आता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में जो समस्याएं हैं आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। आपको लग रहा है कि मैं नहीं सोचूंगी तो ये सॉल्व हो जाएंगी या मुझे टेंशन नहीं होगी, बट वो कहीं नहीं जाती हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि जब आप किसी चीज़ से परेशान हैं उसके बारे में या तो बात करना या फिर उसका समाधान करना ज़रूरी है। अगर आप उसको दबाएंगे तो फिर वो बढ़ेगी। ये और कहाँ अप्लाई होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके बीच में इश्यूज हैं, है ना, और वो सोचे छोड़ो इग्नोर करो, अभी तो घर वाले हैं क्या बात करेंगे, बात नहीं करे, तो आपने देखा है उससे क्या होता है आगे जाके, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, फिर एक दिन आई थिंक वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते। करेक्ट। सो इस बच्चे के साथ आपको क्या लगता है सर कि कोई अंडरलाइन इशू है, मे बी कुछ बुलिंग या कुछ स्कूल में ऐसा चल रहा हो, शायद इसकी वजह से जो वो एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो अपने पेरेंट्स में भी हो सकता है। अभी फर्स्ट हैंड तो ने समझा ना हो, करेक्ट, या ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट हैंड तो क्योंकि अब मैं बच्चे से बात नहीं किया है, फैमिली से बात नहीं किया, तो उसके बिना कमेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। बट क्या होता है कि जब ऐसे कोई इश्यूज होते हैं, बुलिंग है या फिर बहुत बार क्या होता है पढ़ाई में किसी एक सब्जेक्ट में इशू है, ADHD है, एडजस्टमेंट इशू है, कोई बच्चा तंग कर रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है चश्मिश, कोई बच्चा बोल रहा है मोटा, तो इस टाइप के इशू जो है वो बच्चों को भी लगता है कि शायद इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट उनका मन कम हो जाएगा स्कूल जाने का, राइट, और वो टेंशन, धीरे, राइट। और इसमें क्या सर हमारे बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं, क्योंकि उनकी मदर को भी कुछ सालों पहले काफ़ी हाँ जी ये प्रॉब्लम थी, एंड देन दे सेड कि वो मेहंदीपुर बालाजी गई थी और वहाँ से वो ठीक हो गए। तो हमारे यहाँ एक्चुअली ये भी माना जाता है, मे बी उसके रीज़न भी कुछ साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जा कर के आप साइकोलॉजिकली समझते हो कि अब तो मेरा सब उतर ही गया है, तो अब मैं ठीक हो गया, राइट। तो ब्रेन हमको पता है कितना पावरफुल प्लेयर है, अगर उसको लगता है कि ऐसी जगह से होके आया तो मेरी अब तो ये चीज़ नॉर्मल हो गई, अब चीज़ निकल गई। सो कुड इट बी द रीज़न कि कुछ बायोलॉजिकली बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हुआ? देखिए, जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, चाहे वो साइकोसोमैटिक इश्यूज है या स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ज़्यादातर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का थोड़ा बहुत जेनेटिक बेसिस रहता है, कुछ डिसऑर्डर्स का बहुत ज़्यादा भी रहता है, जैसे कि साइकोटिक इलनेसेस है या ऑटिज्म है, कई डिसऑर्डर्स का थोड़ा ज़्यादा रहता है, कईयों का कम रहता है, बट रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डिप्रेशन आया या किसी ने सुसाइड किया है, तो आप में डिप्रेशन आने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। ये मतलब नहीं है कि आपको डिप्रेशन आएगा, है ना, बट थोड़े चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपका जो साइकेट्रिक इलनेस है, जो कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर तुम बोल रहे हो कि डिप्रेशन है या इंसान मेंटल पेशेंट है, क्यों बना, रीज़न क्या है, क्या उसको किसी ने गलत बोल दिया, क्या उसके साथ गलत हो गया, या मतलब वो अपनी लाइफ में फेल हो गया कहीं पे कोई एग्जाम, उस वजह से, क्या आप बोलते हैं ना ऐसा, ये फेल हो गया उसके बाद साइकेट्रिक इलनेस, तो ये क्या है, इसका आंसर कभी भी एक नहीं होता है। जैसा लोग सोचते हैं कई बार कि ये बच्चे को बुली किया होगा तो हो गया, एक आध आंसर नहीं। जनरली देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। बायो साइको सोशल फैक्टर्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि जेनेटिकली
आपकी ससेप्टिबिलिटी, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो थोड़ी ज़्यादा चांस है, हो सकता है आप में वो जीन ना आए तो आपको चांस हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात, जैसे जैसे नए नए जनरेशन आते हैं तो जीन्स थोड़े चेंज होते हैं, बीच में कुछ कुछ जेनेटिक चेंजेस आते रहते हैं, तो वो बायोलॉजिकल पार्ट हो गया आपका। साइको सोशल पार्ट, साइकोलॉजिकल पार्ट का मतलब है आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में, आपका थिंकिंग क्या है, आपका परसेप्शन क्या है, आपका कॉग्निशन कैसा है, वो आपका साइकोलॉजी हो गया। सोशल हो गया, आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहे हैं, आपके माँ बाप किस तरीके से कोपिंग करते थे, क्या उनको गुस्सा आता था, क्या वो ज़्यादा परेशान होते थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि इलनेस आना है कि नहीं आना है। बट मेन बात जो समझनी है वो ये नहीं है हम लोगों को, अगर पीएचडी करना है कि क्यों साइकेट्रिक इलनेस हुआ है, वो काम आप हम पे छोड़ दीजिए, है ना, वो हमारा काम है। आपका एज पॉपुलेशन काम ये है कि जब आपको दिख जाए कि जो विचार है या फिर जो मन है या जो भी है, जो उनका स्वभाव है, उसमें फ़र्क है, जो साइकेट्रिक इलनेस साइन है, तो आप हमारे पास आइए या फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए या फिर आप एक हेल्प लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए। फिर आप बाद में चाहे तो जा सकते, क्यों हुआ क्या हुआ, उसके बहुत फैक्टर होते हैं। सो ट्रू सर, सो ट्रू सर। क्या नॉर्मल लोगों को भी, सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों को भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो शायद हमें पता ना चले, हमें दिखे नहीं पर मे बी हो? तो एक्चुअली जब हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं ना, तो एक पार्ट तो आपका हो गया एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब तो हमें पता है नॉर्मल लोगों को भी होते हैं। आप आई थिंक जिन साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात कर रही हैं वो है सीवियर मेंटल इलनेस। मतलब कि अगर सरल भाषा में जो लोग जिस भाषा में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये मानसिक रोगी है या मेंटल पेशेंट जो वर्ड बोलते हैं, मेंटली इल है। सरल भाषा में जनरली लोग किसको रेफर करते हैं? आप देखिए, आप जब सड़क पे निकलते हैं, आपको जो लोग दिख रहे हैं, जो अपने आप से बातें कर रहे हैं, उठा के पत्थर फेंक रहे हैं, जिनके थोड़े कपड़े फटे हुए हैं, वो उन लोगों को नॉर्मल भाषा में उन लोगों को बोला जाता है ये मेंटल पेशेंट है। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जो प्रोसेस, जो बीमारी उनके दिमाग में है, जो उनको बीमारी है, वो सेम बीमारी या उसका एक छोटा वर्जन बहुत लोगों में हो सकता है। ये बात लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग सोचिए कि ये जो लोग हैं जो आप सड़क पे देख रहे हो, कई सारे ऐसे फेमस साइकेट्रिस्ट हैं इंडिया में जो इन लोगों को आश्रम में या फिर इनको ट्रीट करते हैं और इनकी फैमिली से रीयूनाइट करते हैं। तो कभी आप सोच के देखिए कि ये लोग कौन है ना? सबको पता है, अच्छा ठीक है मेंटल पेशेंट है या कहीं से भागा हुआ है, वो सड़क पे घूम रहा है, वो ऐसे ही करता है, मेंटल पेशेंट है, सामान फेंकता है, किसी पे चिल्ला देता है, पर वो कौन है? उसकी कहानी क्या है, वो कहाँ से आया है? तो जब लोगों ने रीयूनाइट किया तो पता लगा इनमें से कई लोग हैं जो आईआईटी पास आउट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। जब उनको ये मानसिक व्याधि आ जाती है, मेंटल इलनेस, और अगर वो टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते तो फिर वो क्या होता है कि उस मेंटल बीमारी के टाइम पे कुछ सोच के, कुछ अपनी दुनिया में रहते हैं वो लोग, उसको सोच के वो घर से भाग जाते हैं, है ना, और फिर वो इस तरीके से सड़क पे पाए जाते हैं। अच्छा। तो जो इंसान शायद तमिलनाडु में होगा, वो जब ऐसे बीमारी में आएगा सोच के वो कहीं दिल्ली में घूम रहा होगा, है ना। तो ये एक इशू है जो लोगों को नहीं पता है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनका रियलिटी से टच खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से वो लोग कहीं का कहीं कुछ भी स्टेप ले लेते हैं, फिर क्योंकि उनका अपने थॉट पैटर्न्स पे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है, तो वो अपनी टेक केयर भी नहीं कर पाते हैं और इस सड़कों में इस तरीके से घूम रहे होते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है कि मे बी ये इंसान जो है बहुत पढ़ा लिखा अच्छा खासा इंसान भी हो सकता है, हमारे हिसाब से तो मतलब पेशेंट है, मेंटल पेशेंट है। राइट। तो क्या होता है, जैसे आपने जो बात बोली कि रियलिटी टेस्टिंग जो वर्ड है, रियलिटी टेस्टिंग क्या होता है कि जो आपकी सच्चाई है, जो जिस सच्चाई जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वो लोग उससे हटके एक अपनी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे चालू होता है जो रियलिटी टेस्टिंग है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स वाला प्रोसेस है। तो आपको मैं समझाऊं इस भाषा में, तो आप लोगों ने शायद ये वर्ड सुने होंगे, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, है ना। मामूल भाषा में लोग बोलते हैं कि ये हैलुसिनेट कर रहा है ना। जैसे कोई बोले कि बेल बजी थी क्या, बेल नहीं बजी हो, या फिर कोई ऐसे कि अरे तुम कल आए थे क्या, अरे हैलुसिनेट कर रहे हो क्या भाई, ऐसे बोलते हैं। तो वो सही टर्म नहीं है यूज करने के लिए, बट एक्चुअली जो ये पेशेंट है, इनका जो पहला चेंज है रियलिटी टेस्टिंग, वो ये है कि ये कुछ चीजें, काल्पनिक चीजें इनकी लाइफ में आ जाती है, कुछ चीजें इमेजिन करते हैं जो सच नहीं है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन्स।
या फिर ये कुछ ऐसी चीजें महसूस करते हैं अपनी सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से, जो कि सच्चाई में नहीं है। उसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। ओके, तो जैसे शायद मूवीज अगर आप लोगों ने देखी हो या फिर जैसे आपने नोटिस किया हो, जो पेशेंट होते हैं वो आपने नोटिस किया होगा अपने आप से बातें करते हैं, राइट, है ना। कोई इंसान अगर एक कमरे में अकेले बैठा हुआ है, आसपास कोई नहीं है, फोन नहीं है, वो अपने आप से बात कर रहा है, या वो हवा में किसी को वैसे देख के कुछ बोल रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? सरल भाषा में मेंटल पेशेंट बोलते हैं। उसका रीजन होता है उनको कानों में आवाजें आती हैं, जो कि जैसे मेरी आवाज आपको आ रही है उतनी क्लियर हो सकती है। ओके, तो इस टाइप के सिम्टम होते हैं, कानों में आवाज आना या फिर कुछ इमेजिन करना, है ना। जैसे वही जो मेंटल पेशेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो सड़क पे आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा ऐसे हवा में पत्थर फेंक रहा है, या कोई आया उसको चिल्ला रहा है। उसके दिमाग में कुछ डिल्यूजन होंगे, कुछ कल्पनाएं होंगी कि ये सामने से मुझे ऐसे देख रहा है, ये मेरे को मारना चाहता है, क्या पता ये अपने पीछे से 4 लोगों को बुला रहा हो, है ना। अगर उसने टी का एक चाय का कप देखा, क्या पता उस कप में कैमरा हो, मेरे पे ध्यान रख रहा हो। तो इस टाइप की कल्पनाएं होती हैं उनके दिमाग में, वो उस पर एक्ट करते हैं। तो ये पार्ट तो हो गया कि इनका साइकोलॉजी कैसा है। बट जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ये नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है, राइट, है ना, तो इसका आंसर ये है कि ये चालू नॉर्मल लोगों में ही होता है। बस जो आप लोग बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल्स में या फिर सड़क पे पेशेंट देखते हैं वही नहीं है साइकोटिक पेशेंट्स। ये चालू होगा बहुत बेसिक लेवल पे, वो हमारे बीच में। इनफैक्ट ऐसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, ऐसे डिसऑर्डर है, आपको ये नहीं पता चलेगा मुझे है या नहीं। ऐसा हो सकता है मुझे कोई साइकोटिक डिसऑर्डर और आपको पता ना चले। सो ट्रू सर, सो ट्रू। कई बार जो आपने डिल्यूजन्स की बात करी है, शक हो जाने की बात करी है सर, उसमें एक केस जो मैंने नेटफ्लिक्स में उसका देखा था पूरा, उसकी क्या डॉक्यूमेंट्री आई थी, बुरारी केस। हाँ जी, राइट। उसमें पूरी फैमिली को एक बंदा जो भी उनका भाई था, उनको डिल्यूजनल वे में उसने जो भी मास सुसाइड हुआ है। हाँ जी। तो उस केस के बारे में आप क्या बताएंगे सर कि कैसे यहाँ पर इंटरप्ले हुआ है साइकोटिज्म का और डिल्यूजन का? करेक्ट। तो ये एकदम क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो फैमिली है ये एक दिल्ली के चलते फिरते इलाके में रहते थे। इनकी जो फैमिली में थे, बच्चे स्कूल जाते थे, सब लोग अपना काम पे कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, इनका बिजनेस चल रहा था, इनकी बेटी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। तो ये बिल्कुल एक आइडियल सोसाइटी है, पाठ पूजा करते हैं, बाहर भी जाते हैं, सब काम करते हैं, और ये लोग एक साथ 11 लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ही समझना ज़रूरी है कि जो बीमारियाँ हैं, ये जो टच विद रियलिटी छूटता है, जो कल्पनाएं करते हैं लोग, वो बहुत छोटे लेवल पे चालू होती है, और वो आपको पता नहीं चलेगा ऐसे, वो उनके साथ वालों को पता लगेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे आपस में बात करते हुए कोई बोलेगा कि मेरा पति मेरे पे शक करता रहता है, हाँ, या फिर मेरी बीवी मेरे पे शक करती रहती है। अब शक तो हर उसमें होगा, रिश्ते में होगा, फैमिली में होगा, बट कई बार ये शक बहुत बेबुनियाद होते हैं, है ना। तो जैसे कि एक पति अपनी बीवी पे शक कर रहा है, जब कोई अगर वो बोले कि आप ऑफिस जा रही हो, आपका कोई कोलीग है, उसका फ़ोन क्यों आ रहा है रात में, या आप लेट क्यों आ रहे हो, तो शक की बुनियाद है, भले ही वो झूठ हो, गलत हो, बट बुनियाद है। बट एक टाइप का शक ऐसा होता है कि दूध वाला आया, तुमने उसके हाथ से 30 सेकंड क्यों लगाए खींचने में दूध, या फिर किसी दुकान पे गए तो फ़ोन क्यों लिया तुमने उनसे। तो इस टाइप की जो बेबुनियाद कल्पनाएं होती हैं, वो डिल्यूजन में आता है। इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, यानी कि अवैध संबंध होने की कल्पना। तो इस टाइप के कई सारे होते हैं, और इशू क्या है कि क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे बीमारियां हैं दुनिया में, तो लोग जनरली सोचेंगे कि यार ये तो इंसान ही ऐसा है, तो शक्की है, ये अपनी बीवी पे शक करता रहता है। सो ट्रू सर। जब आप ये बता रहे हैं तो मुझे कुछ क्लाइंट ऐसी याद आ रही है। एक मेरी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसके हस्बैंड को इसी तरीके की बीमारी थी। वो हर एक जने के साथ, मतलब वो कहती थी कि मैम, मतलब ड्राइवर के साथ आप ऐसे कैसे सोच सकता है वो, लाइक शी वाज सो परेशान, बैफल्ड कि ये इतनी छोटे लेवल पे मेरे को कितना छोटा समझता है, मुझे कितना ख़राब समझता है कि ये मेरे साथ इनके शकों की बातें कर रहा है। एंड वी गॉट टू नो कि यस सर, ये तो बीमारी चल रही है, उसके अंदर डिल्यूजन्स हैं। और सर मतलब मुझे जहाँ तक लगता था, मे बी ये चीज़ें जो हैं कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से आ रही हैं। जैसे हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोगों को इस तरीके के शक होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, है ना। बट
ये जो साइकोसिस है, देन यू आर सेइंग कि ये साइकोसिस डिल्यूजन्स अलग होते हैं और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डिल्यूजन्स अलग होते हैं. कैन यू डिफरेंशिएट इट सर? राइट. तो देखिए ऐसा है कि जब आप बात करते हैं साइकोटिक इलनेस की, तो वहाँ पे आ जाता है इमेजिन करना. जब हम वर्ड यूज करते हैं डिल्यूजन, तो वी आर रेफरिंग टू अ साइकोटिक इलनेस. मतलब कि इंसान का जो शक है या जो उसका विचार है वो बेबुनियाद है, उस पे वो 100% उसका कॉन्फिडेंस है कि ये सच है. तो वहाँ पे फर्क एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, अभी हम जैसे प्रोफेशनल्स ही एग्जैक्टली डिलीनिएट कर सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी है या फिर ये डिल्यूजन है. बट जनरली जो फैक्टर होते हैं, डिल्यूजन अगर हमें बताना है कि ये पेशेंट थोड़ा साइकोटिक या उस साइड पे जा रहा है इमेजिन, तो ये 2-3 फैक्टर है. हम बोलते हैं फॉल्स फिक्स्ड फर्म बिलीफ. मतलब कि ये जो उसका ख्याल है, जो विचार है, जो शक है, वो करेगा 100% ये सच है. और उसको कुछ भी आप प्रूफ दिखा दो, उसको आप दिखा दो कि नहीं ये जो देखो दूध वाला तो क्या है, दूध वाला मेरे भाई के जैसा है, या फिर इससे क्यों होगा, तुम्हें क्या, तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैं इसके साथ कोई अवैध संबंध है. उसको बोलेगा मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, वो बोलेगा मुझे पता है. तो 100% उसको बिलीफ होगा. और अनशेकेबल बिलीफ होती है, मतलब कि उस बिलीफ को आप बात करके या बोल के कुछ समझा के नहीं हटा सकते, तभी वो बीमारी है. क्योंकि शक सब करते हैं. राइट. शक कौन नहीं करता? हर चीज़ का शक होता है. अगर आप अभी यहाँ पे बैठे हो, मैं बैठा हूँ, बाहर कोई 4 लोग हैं, वो मेरे को ऐसे देख के और फिर अपने आप से बात करके कुछ हंस रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट आएगा, मुझे देख के हंस रहे हैं क्या, आपको आएगा. बट अगर मैं बोलूँ कि ये 100% मुझे देख के हंस रहे हैं, जबकि कोई बुनियाद नहीं है उसकी, और मैं जाके उनको डांटना चालू कर दूं, चिल्लाना चालू कर दूं, और मेरे को कोई भी बोले, पूरी दुनिया के बोल दे कि नहीं नहीं मैं नहीं मानूं, तब वो बीमारी है. तो आपको जब दिखे कि शक कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, इन सब में कॉमन है कि हस्बैंड थोड़े से कंट्रोलिंग होते हैं. राइट. वो बोलते हैं तुम उधर मत देखो, वाइफ को अपने बोलते हैं कि सीधी लाइन में चलो, है ना. या फिर जैसे थोड़ा गांव वाले एरिया के लोग हैं, वो लोग बोलेंगे घूंघट बिल्कुल हटाओ मत, तो वो सब बोलेंगे, वो कंट्रोलिंग है. बट जब वो शक आपको बेबुनियाद लगे, या किसी की भी कोई भी बात बेबुनियाद लगे, थोड़ी अजीब सी लगे, तब आपको समझना है कि कुछ तो गड़बड़ है. एग्जैक्टली. सर, सो कमिंग बैक टू बुरारी सर, बुरारी को हम थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो मास सुसाइड हुई, तो इसका मतलब है कि इतने सारे लोगों का दिमाग उस डिल्यूजनली कंट्रोल में आ गया. राइट. वो सबके सब उसी तरीके से मानने लग गए, उसी तरीके से उन्होंने मिल करके, कि उसमें से किसी को ये नहीं लगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ ख़त्म कर रहे हैं. तो ऐसा कैसे हुआ? मतलब इतना कितना किस लेवल पे ये काम हुआ कि सब लोगों ने का दिमाग ही घूम गया? बिल्कुल सही बात है. ये जब कहानी आई थी, है ना, तो बिल्कुल सनसनी केस थी ये. सबको पता था इसके बारे में, और आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे पहले सोचा मर्डर हुआ है. दूसरा उन्होंने सोचा भूत है, आत्मा है. वहां पे दिमाग गया. साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ दिमाग नहीं गया किसी का भी. ये बात विचार करने की है. क्यों? क्योंकि पूरी जनता को, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि नॉर्मल लोगों को, जैसे आपने बोला, साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता है, है ना. वो जो बीच में भी किसी को है, कोई अगर हंस रहा है, बोल रहा है, तो उसको भी कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है, ये किसी को समझ कोई नहीं सोचता, कोई कल्पना नहीं करता है ऐसा. तो पहली बात ये अपने मन में बिठा लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि आप जिनसे हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है. और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बुरारी है. इसमें 2 पार्ट है. पहला पार्ट है जो इनके फैमिली के काइंड ऑफ लीडर थे, है ना, मतलब कि जो बड़े भाई थे. तो क्या हुआ कि इनके जो मेन फादर थे बड़े भाई के, उनकी डेथ हो गई. तो उसके बाद जो इनके बेटे थे, और 2 बेटे थे या 2-3 बेटे थे, उनमें से जो ऑब्वियसली साधारण सी बात है, जो बड़े बेटे थे, एल्डर सन थे, उन्होंने थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि भाई बिजनेस कैसे आगे चलेगा, बच्चों का क्या है. तो उनका एक अथॉरिटी फिगर था. उनकी बात सब सुनते थे, घर के बड़े, है ना. उनको एक कल्पना थी उनके दिमाग में. ठीक है. तो जो हम अभी कल्पना की बात कर रहे थे ना, जो डिल्यूजन है, उनके दिमाग में कल्पना थी कि मेरे अंदर पिताजी की आत्मा है, या फिर पिताजी मेरे थ्रू चीज़ें करवा रहे हैं.
ओके, इस टाइप की उनकी एक कल्पना थी। राइट। अब ये कल्पना जब चालू हुई तो धीरे धीरे, क्योंकि ये मेन है, अथॉरिटी फिगर है, और बच्चे तो साधारण सी बात है, बच्चे हैं या छोटे भाई हैं, वो बात सुनेंगे, वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने सुना, और मैं भी शुरू में शक हुआ होगा ये क्या बोल रहे हैं, इनका अपना बिलीफ है। बट हुआ क्या कि वो कुछ चीजें बोलते गए, है ना, कि मेरे अंदर, मेरे को पिताजी ने बोला है ऐसे करने के लिए, ऐसे आप बिजनेस करिए, उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल हुआ, बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, उनके जो बच्चे थे उनके रिश्ते या फिर जो उनके स्कूल है, बेसिकली ओवरऑल वो लोग फ्लरिश कर रहे थे लाइफ में। तो वो सब देखते हुए धीरे धीरे बाकी लोगों को भी वो डिल्यूजन आ गया। तो आपने सही बोला, उनको कल्पना आई उनके दिमाग में, तो उनको साइकोटिक इलनेस स्टार्ट हो गई। दूसरे लोगों को आने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ कि जो प्राइमरी है, इनको बोलते हैं प्राइमरी, ही शुड बी अ पर्सन इन अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है, इनकी बात, ये जब बात करे तो बाकी लोग सुने और बोले कि बड़े बोल रहे हैं, चाचा जी बोल रहे हैं, नहीं तो पिताजी बोल रहे हैं, बात सही है। ये है, तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पार्ट ये है कि ये जो सेकेंडरीज है, जिनके ऊपर डिल्यूजन आ रहा है, उनका बाकी लोगों से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, एटलीस्ट इस एस्पेक्ट में। तो आप अगर इसको डिटेल में जाके देखेंगे, आपको ये बात पता चलेगी, इनके जो बच्चे थे, इनके जो भाई थे, सब लोग बाहर नॉर्मल बात करते थे, लेकिन इस बारे में कि हमारे फादर को या हमारे चाचा जी को आवाजें आती हैं या फिर उनको लगता है कि आत्मा, ये बात बाहर नहीं आई, है ना, ये बात बाहर नहीं आई। और शायद एक आध बार कभी आए तो लोगों ने झुटला दिया हो कि ठीक है, ये तो भाई नॉर्मल है। तो वहां से फिर ये चीज फैली और तब इतने लोगों को हो गया। बट आपका जो सवाल है कि इतने बड़े लेवल पे सुसाइड हो गया है, एक पूरी फैमिली चली गई, और आप सोचिए कितनी फैमिलीज इसमें डिस्ट्रॉय हो गई, जो इनके कजन हैं, इनके आसपास के लोग हैं, कितने लोग खराब है। मुझे याद है उसमें एक इंटरव्यू एक बच्चे का आया था जो पास में रहता था, उसके लिए तो वो लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है, ऐसा देखना कि कोई सुसाइड हो, बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस प्रोसेस से धीरे धीरे डिल्यूजन बढ़ा है। सो जब आप ये बात कह रहे हैं सर, तो मुझे ऐसा क्लिक कर रहा है कि हमारे कई ऐसे निकले हैं फ्रॉड गुरु कई, जिनका बाद में पता चला है कि ये लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे या लोगों को लूटते थे, एक राम रहीम, है ना। सो ये लोग भी, आई थिंक, वो अथॉरिटी फिगर होके या लोगों को कुछ फ़ायदा हो गया तो एक लेवल पे इनका वो बन गया, फिर लोग इनको अंधविश्वास की तरफ चले गए, उनका फेथ जो है वहाँ पर लॉजिकल माइंड बंद होता चला गया। दैट्स हाउ आई थिंक ये होता है कि हमारा लॉजिकल माइंड, सोचने समझने की शक्ति फिर कम होती जाती है, हम फेथ से अंध फेथ की तरफ, अंधविश्वास की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ब्लाइंड फेथ की तरफ, राइट। सो ये एक शायद वही मैकेनिज्म है यहाँ पर काम करता हुआ। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है। जब विश्वास करना, भगवान में विश्वास करना, पूजा करना अच्छी बात है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो बोलती है कि जो लोग स्पिरिचुअल है वो ज़्यादा खुश रहते हैं, राइट। वो डिबेटेबल है, बट बहुत सारी स्टडीज है जो फेवर में होती हैं। बट अगर आप अंधविश्वास में चले जाएं, विश्वास की जगह, और आप बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें, तब आप सफ़र करेंगे। मैं आपको बुरारी का ही केस बताता हूँ। जब ये केस बाहर आया, इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, बहुत मीडिया कवरेज है। उसके बाद इनके जो ये थे मेन, जो थे जिनसे डिल्यूजन चालू हुआ था, उनकी भतीजी का कुछ इंटरव्यू था। उन्होंने बोली, मेरे चाचा जी को तो कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, सब कुछ बाहर आने के बाद भी, सुसाइड होने के बाद भी लोगों को ये चल जाएगा कि सुसाइड किया है, ये किया है, बट साइकेट्रिक इलनेस नहीं मानना है, कि जो वो वर्ड है साइकेट्रिक इलनेस, मेंटल इलनेस या पागल, वो नहीं। एक और बात, जब इनके इंटरव्यूज़ हुए, बेसिकली ये पूरा जो इंक्वायरी है ये सीबीआई ने और सबने, आई थिंक दिल्ली पुलिस ने करी थी। तो दिल्ली पुलिस ने जब ये करा तो विद इन 3 years इनका फाइनल रिपोर्ट आया। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, मतलब अगर इनको, जो इनके मेन थे पर्सन, उनको अगर साइकेट्रिक इलनेस है तो कहीं ना कहीं फैमिली में भी हो सकती है। उसके लिए पूछा, उनका जवाब यह आया कि हम तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते। अब इशू यहाँ पे क्या हुआ कि उनका भगवान में विश्वास था और रेगुलरली उनका पूजा वगैरह चलता था, बहुत स्पिरिचुअल थे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट आप इधर तो आप पूरा विश्वास दे रहे हो, इधर आप विश्वास दे ही नहीं रहे हो। तो वहाँ पे बहुत जगहों पे नेग्लेक्ट हो गया कि शायद इनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे। जो इनके जो एल्डर जो थे, जो मेन लीडर थे, इनको एक्चुअली ये सब होने से पहले सर पे चोट आई थी। सर पे चोट आने के बाद 2 महीने इन्होंने बात नहीं करी, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ।
उस टाइम पे साधारण जो है, जो लोग आई होप कि जो सुन रहे हैं कल को, अगर आपके फैमिली में कभी होता है तो आपको क्या करना चाहिए, आप डॉक्टर के पास लेके जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए। उन्होंने वैसा नहीं किया, वो लोग कहाँ गए, क्योंकि उनका विश्वास उस तरफ है तो उस वाले एंगल में गए, जैसे बाबा है या जो भी है। 2 महीने बाद उन्होंने बोलना चालू कर दिया। उसके बाद उनके फादर की डेथ हुई और उसके बाद उन्होंने बोला आत्मा आ गई है मेरे अंदर। अब अगेन आत्मा आ गई है को विश्वास उन्होंने कर लिया, बट उस टाइम पे भी उन लोगों को डाउट नहीं आया कि शायद ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, हमें दिखा लेना चाहिए, है ना। तो वो जो इतना ज्यादा ऐसा है कि भाई जो स्टिग्मा बोलते हैं जिसको, कि मेरे को ये, हमारे घर पे थोड़ी है ऐसा कुछ, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे घर पे चीची ऐसा कुछ नहीं है, ये जो एक थॉट प्रोसेस है ना, उसकी वजह से वहां पे भी नेग्लेक्ट हो गया। राइट। फिर उसके बाद जब ये बात आई, जब ये बोल रहे हैं खुद से कि मेरे अंदर आत्मा है और मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, तब जो बच्चे हैं या जो बाकी लोग हैं उनके अंदर भी ये स्टिग्मा है कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल दिखते हैं। तो वहां से वो बढ़ती चली गई। मतलब बेसिकली बहुत सालों का ये जो स्टिग्मा है जो हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली लेकर के या साइकेट्रिक डिसऑर्डर को लेकर के एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। सुसाइड हो गया, ठीक है, सुसाइड भी शायद इसलिए हुआ क्योंकि कुछ तो हमारे बड़े ने बोला, है ना, मे बी वो इनके लिए एक श्रद्धा और भक्ति का ही, विश्वास का ही एक लीनिएज चल रहा हो, और वहाँ पे वो लोग इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये एक्चुअली साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। देखिए भक्ति में कुछ भी गलत नहीं है, पर भक्ति भक्ति की जगह है, विज्ञान विज्ञान की जगह है। बिल्कुल सही बात है। आप साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, विश्वास उस हद तक अच्छा है जहाँ पर आप ट्रस्ट रखते हैं, जब वहाँ पर आप पॉजिटिव होते हैं और आप अपनी ग्रोथ की तरफ जाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, एज वी ऑल नो, कि हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें ट्रस्ट पैदा करने के लिए ही हमारे अंदर रखी जाती है। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी बोल लें या कोई विश्वास हमें अंधविश्वास की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ हम फियर और गिल्ट में आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे मेंटल हेल्थ पे टोल ले रहा है, तो वहाँ पर आई थिंक हम सबको कॉशियस हो जाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है और बहुत सारे गेम्स प्ले करता है। तो हमें इन गेम्स को रिकॉग्नाइज करके किसी साइकेट्रिस्ट के पास चला जाना चाहिए। अगर हम आसपास देख रहे हैं कि कोई हमारे अपने ही रिश्तेदार इस तरीके का कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर एंड जस्ट गो टू साइकेट्रिस्ट रादर देन इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ के फिर अपना और ज़्यादा नुकसान करने के। सो जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी बात चल रही है सर। एक और फिनोमिनन है जो देखा गया है, कई बार लेडीज़ को कह लें या कभी कभी जेंट्स को भी ऐसा देखा गया है, जैसे कुछ आ गया है उनके ऊपर, जैसे लेडीज़ को माता आ जाती है, देन उनका अपने आप से कनेक्शन हट जाता है, वो उनको लगता है अंदर से कोई और बोल रहा है, आवाज़ भी चेंज हो जाती है ना। तो इसको तो सब लोग बोलते हैं इनके अंदर माता आ गई है या कोई भूत चढ़ गया है इनके ऊपर। हाउ डू यू डिफाइन एज ए साइकेट्रिस्ट, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? राइट, तो जैसे आपने बोला, ये एक्चुअली बहुत कॉमन है हमारे लिए एज साइकेट्रिस्ट या जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, साइकोलॉजिस्ट है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहले आप लोगों ने अगर भूल भुलैया मूवी देखी हो तो बिल्कुल देखी। तो भूल भुलैया मूवी है जो कि एक्चुअली चंद्रमुखी उसका साउथ इंडियन वर्जन है, वहाँ से वो मूवी आई है। तो उसमें हम सबको, अगर इनफैक्ट एक्चुअली उस मूवी को साइकेट्रिस्ट भी देखे तो शुरू में लगता है इसमें तो भूत ही आया है ना। जो विद्या बालन का किरदार होता है, वो वैसे नाचती है, अलग तरीके से बात करती है, सब होता है। एंड में पता लगता है कि ये कुछ ना कुछ इलनेस है। फिर वहाँ अक्षय कुमार का रोल आता है साइकेट्रिस्ट का। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ओके, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब है कि इंसान कुछ समय के लिए एक ऐसी स्टेट में जाए जो उसकी नॉर्मल स्टेट नहीं है। अच्छा, इसमें खास बात क्या है कि वो कुछ समय के लिए होता है। अब वो समय 10 मिनट हो सकता है, 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन, कुछ भी हो सकता है। अगर आप मूवी में भी याद करें तो बाकी टाइम विद्या बालन एक नॉर्मल किरदार निभाती थी, बहू का, है ना। और अचानक से रात में वो नाच रही है या फिर वो सब कर रही है मंजुलिका वाला, तो वो उन्होंने थोड़ा एक्यूरेट दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो नॉर्मल होंगे, अचानक से हमारे सामने बैठेंगे और सामने अचानक से देवी बन जाएंगे, नहीं तो भूत बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं। अच्छा, तो देवी बन के क्या बोलते हो आप? देवी बन के बोलते हैं वो कि क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो, मुझे और भी काम है, ऐसी चीजें कुछ बोलेंगे। नहीं तो अगर भूत टाइप के बोलेंगे तो ऐसे तू बाहर निकल यहाँ से, इस टाइप की कुछ चीजें बोलेंगे। तो एक्चुअली ये डिसऑर्डर क्यों होते हैं वो जानना ज़रूरी है। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि बच्चे, एक छोटे बच्चे की बात करी थी स्कूल में,
उसका जो रीज़न है, इसका जो रीज़न है, थोड़ा सिमिलर है। एक्चुअली ये सारे डिसऑर्डर तब होते हैं जब आप अपने ख्यालों को, अपने टेंशन, स्ट्रेस को भुलाना चाहते हो या दबा देते हो। आप यहाँ से दबाते हो अपने कॉन्शियस माइंड से, वो आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। वो वहाँ नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता है, वो नीचे जाता है। जब आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाती हैं, उसके बाद बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस के फॉर्म में निकलती हैं। तो वो कुछ चीज़ें दबी रह जाती हैं जो ऐसे निकलती हैं। तो होता क्या है कि जनरली आई थिंक बहुत जो ऐसी बातें होती है कि भूत है, माता चढ़ गई है, हमारे एक्सपीरियंस में 90% केस में यही होता है, और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके लिए कुछ थेरेपीज होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट होता है, करने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा, ठीक हो जाते हैं, तो एक्सेप्टेंस आ जाती है उनको कि हमारे साथ जो हो रहा था वो कोई भूत माता नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर अपना अनकॉन्शियस माइंड ही ये क्रिएट कर रहा था। इतना एक्सेप्टेंस आ जाता है उनको। पेशेंट्स को आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जनरली ये कब आएगा ना पेशेंट्स में। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक मेरे कुछ कोलीग्स हैं, वो काम करते हैं, जैसे एक कोलीग बॉम्बे में काम करते हैं, एक कोलीग हैं जो यूरोप में एक जगह पे काम करते हैं, यूएस में एक है। जब हमारा डिस्कशन होता है, फॉरेन में बहुत कम है ये प्रॉब्लम, आत्मा आना, ये आना बहुत जगहों पे कम है। जहाँ पे टॉक कल्चर ज़्यादा है, आप अपने इश्यूज़ के बारे में बताइए, बात करिए, सोचिए, समाधान करिए, वहाँ पे यहाँ पे रह जाता है इशू। हो सकता है इंसान रोए, परेशान हो, दुखी हो, 1-2 दिन खाना ना खाए, बट वो नीचे नहीं घुसता। यहाँ पे क्या है, कोई परेशानी है, ये वो, बाहर तो चेहरे पे, अगर हम शादी में आए तो स्माइल रखनी है, बाहर तो नहीं बता सकते हैं। माँ है, माँ परेशान है, दुखी है, डर लग रहा है, जब घर पे बच्चे हैं उनको तो हंसते हुए चेहरे के साथ खाना परोसना है। ये सब चीज़ें। पिता है, मैं तो घर का बड़ा हूँ, मैं बाप हूँ, मैं तो नहीं दिखा सकता हूँ कि मेरे को कोई परेशानी है। तो क्योंकि ये कल्चर हम लोग थोड़ा ज़्यादा हो गया है बात करने का, इवन दो ये इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर में बात करना वगैरह बहुत पहले से है, बट ये थोड़ा सा ये कल्चर आ गया है, उसकी वजह से ये बातें अंदर जाती हैं। जब ये अंदर जाती है तब इस टाइप के डिसऑर्डर आते हैं। ये जो डिसऑर्डर है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, है ना, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। वो अपने बातों को शेयर नहीं कर पाते, किससे करें शेयर। पति काम करके लेट आ रहा है, बच्चों को बताओगे तो हमेशा माँ सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचती है, फैमिली के बारे में सोचेगी माँ। उनको क्यों टेंशन दूं, पति को क्यों टेंशन दूं, उनके सर पे पहले ही 4 टेंशन है, तो वो खुद बेचारे सफ़र करते हैं। फिर इस टाइप से उनका शरीर, उनका दिमाग बोलता है कि मैं परेशान हूँ। एक तरीका है, ये एक पुकार है हेल्प की। तो वो हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद थेरेपी करते हैं या बात करते हैं या कुछ केस में मेडिकेशन देते हैं, तो फिर धीरे धीरे ठीक होता है। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। सो मैं कुछ लोगों से, आप जब बताते हैं तो मेरा रिलेट भी हो जाता है। सो मेरे एक रिश्तेदार हैं और उन लेडी को बहुत परेशान थी, फाइनेंशियली भी परेशान थी और हस्बैंड से भी उनका अच्छा नहीं चल रहा था। हस्बैंड बाहर, इनफिडिलिटी का भी कुछ चल रहा था। सो शी वॉज सफरिंग अ लॉट। अचानक से कुछ टाइम के बाद सुनने में आया कि इनके ऊपर माता आती है। करेक्ट। एंड स्लोली ग्रेजुअली शी हैज़ स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल अराउंड हर। रिश्तेदारी में हस्बैंड का भी रिस्पेक्ट होना शुरू हो गया, हस्बैंड भी डरने लगे, अच्छा माता आती है, ऑब्वियसली माता से कौन पंगा लेगा। सो राइट, सो वो भी डरने लग गया, वो भी रिस्पेक्ट करने लग गया। उसका वो वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया, जो इनफिडेलिटी का पार्ट थी वो भी ख़त्म हो गया। एंड ये इनका काफ़ी टाइम तक रहा कि इनको माता आती है, एंड एवरीवन यूज्ड टू लाइक डू लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हर। सो आई थिंक वो अटेंशन सीकिंग, जब आप एक बहुत ही लो स्टेट में पहुंच गए हो जहाँ पर कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, वो अंदर आपका अनकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता होगा। ये बेसिकली आपने जो पूरा प्रोसेस बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। इसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन बोलते हैं। तो जब इस स्टेट में कोई इंसान जाएगा, तो जो माँ अपने बच्चों को बता नहीं पा रही थी, घर पे रो रही थी, पति को नहीं बता पा रही थी, और कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि किसी को पता नहीं है प्रॉब्लम है या उन लोगों के पास टाइम नहीं है, जब उसको माता आएगी तो उसके घर वाले नहीं, पूरे गांव वाले आके सपोर्ट करेंगे। सीरियसली। तो वो जो एक सपोर्ट मिलता है, उस वजह से अनकॉन्शियसली तो पेशेंट वैसा करता रहता है। अच्छा, इशू क्या है कि इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये नाटक कर रही है या ये ड्रामा कर रही है, बिकॉज दीज आर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। उनको खुद भी नहीं पता है, दे आल्सो बिलीव कि दिस इज हैपनिंग विद मी, राइट। ये उनके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, इसके बारे में वो सोच नहीं सकते, वो अनकॉन्शियस माइंड में। सर, जैसे हमने बुरारी का अभी डिस्कस किया है, क्या बुरारी तो एक वन ऑफ द काइंड इंसिडेंट है कि हुआ है और ज़्यादा नहीं होते हैं, और इज इट कॉमन कि और जगहों पर भी होते हैं पर रिपोर्टिंग नहीं होती है, क्या है सर यहाँ पर?
देखिए बुरारी का जो इंसिडेंट है उसमें जो साइकोटिक फिनोमिना था, जो साइकेट्रिक इशू था, वो एक बहुत ऊंचे स्तर पे चला गया, जैसा आपने डिस्कस किया, क्योंकि उन्होंने भक्ति की साइड जाके साइकेट्री को पूरा इग्नोर करते हुए वो चलता चला गया, मे बी इस वजह से। बट ये जो फिनोमिना है कि आप भक्ति की साइड जाके बोलो कि हाँ ये है, या आप बोलो कि भूत है मेरे में, आत्मा है, लेकिन आप ये बोलो कि आपके घर पे किसी को साइकेट्रिक इलनेस, जी हमारे घर पे ये सब नहीं है किसी को भी, वो ठीक है, किसी को माता ही माता तो आती है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल एंड दैट इज एबनॉर्मल। अगर साइकेट्री इशू है तब तो एक्सेप्टेंस है, नहीं है बहुत खराब है, पर अगर माता आ रही तो अच्छा है, पूजनीय है, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। माता आने में मान जाएंगे, भूत आए उसको भी मान जाएंगे, राइट, क्योंकि उसमें कोई अपना स्टिग्मा जुड़ा हुआ नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत बार ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इसको ये इग्नोर हो जाते हैं, और जब ये बहुत बढ़ जाते हैं तब पता लगता है। अब जैसे आपने बुरारी बोला, एक्चुअली बुरारी के कुछ टाइम बाद ही, शायद 2-3 साल के बीच में, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली करके एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो माँ बाप थे उन्होंने अपनी 2 यंग बच्चियों को, जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ थी, उनको मर्डर कर दिया, होमिसाइड कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। जब उनसे पूछा गया पुलिस ने कि तुमने ये क्यों किया, उन्होंने बोला क्योंकि हमें लगता था वो वापस आएंगी, हम लोग एक पूजा कर रहे थे, हमारे हिसाब से वो वापस आ जाएंगी, इसलिए हमने मारा है, जो कि थोड़ा सिमिलर है बुरारी से। अब ये वो केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, ये वो केस है जो बाहर आते हैं। इतने सारे जो, क्योंकि हम लोग पेशेंट देखते हैं तो हमें पता है कि इतने सारे मर्डर्स होते हैं, हाँ, इतने सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, डिवोर्सेस होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ काल्पनिक एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर का कंपोनेंट होता है। एक्चुअली इंडियन लॉ में प्रोविजन भी है कि अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से मर्डर करे या कुछ करे तो दे कैन सीक डिफेंस अंडर मैकनॉटन्स रूल सेक्शन 89। तो ये सब है, बट बात ये है कि क्योंकि हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं भूत प्रेत आत्माओं के बारे में, तो ये चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। और जब कोई सफ़र करता है तब वो बेचारे उस परिस्थिति में आते हैं। जैसे कि आपको अभी हमने एक बात करी थी शक की बीमारी। अब पेशेंट कब आते हैं, जब वो शक इतना बढ़ जाए कि हस्बैंड बीवी को मार रहा है, कि तुम्हारे अवैध संबंध है, वो काल्पनिक, सब काल्पनिक है। वो ये तक बोलेगा कि तुम्हारी अपनी बहन के साथ है, अपने भाई के साथ संबंध है, अपने पिता के साथ संबंध है, इस लेवल की कल्पनाएं हो गई। वहां पे भी पहले झाड़ फूक या उस साइड में जाएंगे, फिर नहीं हुआ, फिर बोला ये तो इंसान ही ऐसा है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि शायद ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। फिर वो बात 3-4 साल बाद जाती रहेगी, एक बच्चा हो गया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर जाके डिवोर्स तक बात आएगी या डोमेस्टिक वायलेंस तक, फिर वो हमारे पास आएंगे, पर तब हम जो हो गया उसको नहीं बदल सकते। तो बहुत सारे डिवोर्स, मर्डर्स, क्रिमिनल केसेस हैं, या कई लोग सफ़र कर रहे हैं बस। ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे घर पे हमारा बेटा है ना, वो बेटा क्या है, बाहर नहीं आता है कभी भी, वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करता है, बाहर आके पानी की 3-4 बूंदे छिड़कता है, या फिर वो बोलता है कभी कभी कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, लोग CBI वाले मेरे को ट्रैक कर रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं, इस तरीके की अजीब और गरीब बात करता है। पर लड़का तो नॉर्मल दिखता है, पढ़ा लिखा है, और अपना सफाई वफाई, नहाना धोना वगैरह सब करता है, तो वो लोग सोचते हैं इसको तो कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। बट ये जो मैंने आपको सिम्टम बताया, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर के सिम्टम है। तो इस तरीके से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। सो ट्रू सर, सो ट्रू। सर, जैसे हमारी बात चल रही है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर नॉर्मली भी पॉपुलेशन में हो सकता है, कई बार ये रिकॉग्नाइज नहीं भी होता है, पता भी नहीं चलता है, राइट? तो अगर इतना साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और लोग, किसी को अगर मान लीजिए मेंटल डिसऑर्डर है, तो क्या उसकी ग्रोथ की, आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, इसमें जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसको एंजाइटी हुआ है या डिप्रेशन हुआ है या इस टाइप की कोई बीमारी हुई है, अल्कोहल डिपेंडेंस है, अगर वो अपना ट्रीटमेंट कराएं, वो ट्रीट हो जाएं, तो कुछ टाइम में उससे बाहर आ जाते हैं। राइट। और वो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है उनमें और नॉर्मल लोगों में। एक्चुअली ये भी कई सारी स्टडीज़ हैं कि जैसे OCD है, OCD जो है बीमारी, या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी है, हाई IQ लोगों से लिंक्ड होता है, ऐसा भी बोला जाता है। कुछ स्टडीज़ हैं ऐसी कि जिनको भगवान ज़्यादा दिमाग देता है, वो ज़्यादा सोचते हैं तो उनको डिप्रेशन, एंजाइटी होती है। ऐसी भी कुछ स्टडीज़ हैं। और इसके अलावा जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर हैं जो हमने बात करी, जैसे कि बुरारी है, या फिर जो कल्पना करना है, रियलिटी से बाहर जाना है, ऐसी बीमारियों में भी अगर करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो बहुत सारे केसेस में वो लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बट अगर ट्रीटमेंट डिले हो, या फिर वो रेजिस्टेंट केस हो, दवाई के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है,
तब उनका वो परिस्थिति आती है, जैसे कि आप रोड पे देखते हैं या फिर जो बोलते हैं कॉमन भाषा में मेंटल पेशेंट है, तब वो परिस्थिति आती है। बट बहुत सारे पेशेंट को टाइमली इंटरवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है इन डिसऑर्डर्स में। ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस, कहने का मतलब है जितने साल आपने डिले किया बीमारी पकड़ने में, उतना उनका नॉर्मल होने की संभावना कम है। बट बहुत सारे लोग क्योंकि ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनको ऐसी बीमारियां होती हैं शक करने की, या जैसे बुरारी में जिस टाइप की कहानी बीमारी आई थी वैसी होती है। वो दवाई लेते हैं, थोड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, दवाई लेते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं लाइफ। सो ट्रू। सर, मेडिकेशन को लेके भी लोगों के अंदर बहुत स्टिग्मा है जो देखा गया है। कभी कभी कुछ लोग जैसे थेरेपी के लिए आते हैं तो उनसे जैसे बात करते हैं मेडिकेशन के लिए, तो वो अवॉइड करना चाहते हैं कि ये मेडिकेशन जो है कुछ लोगों के लिए काम नहीं करती है। मे बी कुछ लिया हो उसका भी कुछ एक्सपीरियंस रहता है। इसके अलावा कुछ ये भी स्टिग्मा है कि ये नींद दिलाती है और हमारा जो है कुछ और हो जाएगा, लाइक उनके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि आजकल तो गूगल है तो साइड इफ़ेक्ट भी बड़ी जल्दी नज़र आ जाते हैं। तो एक स्टिग्मा है मेडिकेशन के अराउंड भी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप अगर आपको आज सर में दर्द हो रहा है और आप गूगल करोगे कि मुझे क्यों हेडेक हो रहा है, तो आपको शायद दूसरे तीसरे नंबर पे कैंसर दिखे, पर वो कारण नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गूगल पे देखते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो दवाई से वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, नींद ज़्यादा आता है, वो होता है, बट कितने लोगों में होता है ना? कितने लोगों में एक इंसान को वो इशू होता है, वो जानना ज़रूरी है। ओके, जैसे कि ECT ट्रीटमेंट है, अगर आपको पता हो, जो करंट शॉक ट्रीटमेंट है। करंट शॉक ट्रीटमेंट एक्चुअली ऐसा ट्रीटमेंट है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कुछ इलनेसेस के लिए। वो बाकायदा गाइडलाइंस में, जो आपकी UK की गाइडलाइंस है या ऑस्ट्रेलिया की गाइडलाइंस है, US की, उनमें बाकायदा ECT वर्ड करंट शॉक ट्रीटमेंट लिखा होता है फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस या एक्यूटली सुसाइडल केसेस के लिए लिखा होता है। अब क्या इशू है कि लोगों को लगता है कि करंट की वजह से ये होगा वो होगा, इंसान की मेमोरी ख़राब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। तो जो मेडिकेशंस हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं, उनके बारे में कुछ लोगों को इश्यूज़ रहते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी लत लग जाएगी, इस दवाई की हमें लत लग जाएगी, ये हम छोड़ नहीं पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि ये दवाई खाने से दिमाग कम हो जाएगा या इंसान जो है वो रोबोट की तरह बन जाता है, वो पूरे दिन बिस्तर पे लेटा रहता है, कुछ नहीं करता है, ऐसा है। अभी क्या है, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं। अभी ये 1980 1970 का टाइम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत सारी हार्ड मेडिसिन्स देनी पड़े, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे इंसान पूरा फंक्शनल रहता है। और इतने पेशेंट हमारे पास जाते हैं, वो रात को दवाई लेते हैं, सुबह दवाई लेते हैं, अपने काम पे जाते हैं, वापस आते हैं। इनमें भी जो ऐसे डिजीज़ हैं, सीवियर मेंटल इलनेस है ना, उनमें कई सारे डिजीज़ में बहुत लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है दवाई को। पर वो ऐसे लेते हैं, आप थायराइड की गोली खाते हैं, BP की गोली भी खाते हैं, उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं, वो हम लोग नहीं सोचते हैं। बट आप अगर 1 मिलीग्राम भी बहुत छोटा डोज में भी लेते हैं तो सबसे पहले साइकेट्रिक दवाई खा रहे हैं। तो मेरे को लगता है इसमें साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा रोल हमारी सोच का है। देखिए, आंख बंद करने से चोर गायब नहीं हो जाता है ना। तो ये जो बातें हैं, अगेन मैं टुवर्ड्स एंड यही बोलूँगा कि 100 लोगों में 14 लोगों को मेंटल इलनेस है, ठीक है। उन 14 लोगों में 80% लोग, 8, 10, 11 लोग कभी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, सफ़र होंगे। हर 40 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, ये सच्चाई है। आप इसके बारे में सोचिए, मत सोचिए, बात करिए, मत करिए, ये नहीं बदलेगा। कल को वो स्टूडेंट या फिर वो इंसान जो डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर जैसे बुरारी की फैमिली है, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं। So true. कोई भी हो सकता है। तो ये बात, अब टाइम आ गया है कि इस बात को पहले मानिए। ये बात बोलने से और ये बात सोचने से कि भाई कुछ साल पहले तो कभी नहीं होता था, गांव में नहीं होता था, अब कुछ नहीं होगा। पहले भी होता था, आज भी है, कल भी होगा। उसका नाम तब कुछ और था, तब बोलते थे कि कर्ज में आके आत्महत्या कर ली, या फिर सदमे में आके आत्महत्या कर ली, या फिर खेत की उसने पेस्टिसाइड ले लिया, दवाई ले लिया, तब भी वो सुसाइड था, आज भी वो सुसाइड है, कल भी वो सुसाइड ही रहेगा। उसको एक्सेप्ट करना है। कोई कर रहा है तो वो मेंटल डिसऑर्डर है उसके अंदर
रिजिलियंस नहीं बन पाई क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल लोचा चल रहा है, इसीलिए वो इन चीज़ों को झेल नहीं पाया। बिल्कुल। डोंट से कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड एंड हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प अवेलेबल भी है, गो एंड सीक हेल्प, राइट? गो एंड सीक हेल्प। जो डिप्रेशन वगैरह है वो सब में होते हैं आजकल, बहुत लोगों को पता है, बट जो आज हमने बात करी, जो आपने पूछा कि जो कोर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जो टच विद रियलिटी नहीं है, जैसे कि बुरारी का केस है, या जो लोग बोल रहे हैं हमें आवाज़ आ रही है, आत्मा है, वो भी हमारे बीच हो सकते हैं। हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उसकी संभावना है। अगर आपको उनके सोच में, उनके स्वभाव में, उनके मन में कुछ डिफरेंस लगे, आप उनको सजेस्ट करिए टू गेट हेल्प एंड गेट डायग्नोस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू शुभम। आपसे बात करते समय सीरियसली मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।